वेलकम टू स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। और मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके। क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टी। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे ज़रूरी है इस चैप्टर को समझना, कंसेप्ट क्लियर करना। मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांट के स्टूडेंट्स के सहूलियत के हिसाब से मैंने इसे 3 पार्ट में बांट के प्रस्तुत करने का प्रोग्राम बनाया है, और उम्मीद है कि ये स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टी को समझना। मेरा ख्याल है कि जितने स्टूडेंट्स हैं वो आज जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, उसके सिंबल्स के बारे में, या पॉलिटिकल पार्टी के बारे में उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर तो है। तो वो जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम, सिंबल वो जानते होंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि हमने एक लिखा है कि डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। क्यों, ऐसा क्यों? डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे बिल्कुल निर्भर हैं, और सिनोनिम्स से हम कह सकते हैं, एक तरह से एक दूसरे के पर्याय हैं, पूरक हैं। ऐसे कहने का कारण ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं डेमोक्रेसी में, और अगर डेमोक्रेसी को चलाना हो अच्छे ढंग से तो पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे को संपूर्ण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, और डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी एंड डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है उसको डिफ़ाइन करना, कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। डेफिनेशन पॉलिटिकल पार्टी का बहुत इजी है। हालांकि जो चीज़ हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में उसे डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को काफ़ी अच्छे ढंग से डिफ़ाइन किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में ये डेफिनेशन है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है। हमको ये देखना है कि अगर मान लीजिए कभी एग्जाम्स में पूछा जाए कि भाई पॉलिटिकल पार्टी का फीचर क्या है, तो हम इसी डेफिनेशन को फीचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फीचर्स क्या है पॉलिटिकल पार्टी का? एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कम टुगेदर, एक साथ आते हैं वो लोग। क्यों आते हैं? टू कंटेस्ट इलेक्शन। इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? ताकि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, और गवर्नमेंट फॉर्म करके वो पावर होल्ड कर सके, पावर को एंजॉय कर सके। तो जैसे हमने इस डेफिनेशन को 4 भाग में बांट देते हैं तो वो फीचर हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी का। तो जब मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाए कभी कि भाई फीचर लिखिए आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी डेफिनेशन को हम लोग पॉइंट वाइज अगर 3-4 पार्ट में बांट दें तो वो पॉलिटिकल पार्टी का फीचर बन जाता है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी का फीचर है पार्टीशनशिप, कहते हैं हम लोग उसको। ऐसा इसलिए कहते हैं कि सबने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी को पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कई पॉलिटिकल ग्रुप्स में बांट देती है, और सोसाइटी हमारी पॉलिटिकली डिवाइड हो जाती है। तो ये जो नेचर है पॉलिटिकल पार्टी का, पार्टीशनशिप कहलाता है। अब सवाल उठता है कि पॉलिटिकल पार्टी तो है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनती कैसे है? इसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं? ऐसी क्या ज़रूरी चीज़ हैं कि जब वो आपस में मिलती हैं तो पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन हो जाता है? तो जिन कंपोनेंट्स से पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो जाती है
तो ऐसे 3 कंपोनेंट बताए गए हैं। पहला है लीडर, दूसरा है एक्टिव मेंबर और तीसरा है फॉलोअर्स। लीडर्स, जैसे हम कहते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेते हैं तो हमारे सामने किसी न किसी लीडर की तस्वीर हमारे दिमाग में आ जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के पहला जो कंपोनेंट है पॉलिटिकल पार्टी का वो लीडर ही है। दूसरा एक्टिव मेंबर चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी ध्यान रखना पड़ेगा, 2 तरह के मेंबर बनाती है, एक ऑर्डिनरी मेंबर बनाती है और एक एक्टिव मेंबर बनाती है। एक्टिव मेंबर ही पॉलिटिकल पार्टीज को चलाते हैं, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं और उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करते हैं, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में सब जाके सबको बताते हैं जनता को। तो एक्टिव मेंबर्स का जो रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है और वो फुल टाइमर होते हैं। इसके बाद जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉलोअर्स का। जब तक आपके फॉलोअर नहीं होंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के चाहने वाले नहीं होंगे, फॉलोअर्स नहीं होंगे, उसके वोटर्स नहीं होंगे, फॉलोअर्स एक्चुअली वोटर्स हैं, तब तो वो पार्टी पॉपुलर नहीं हो सकती और वो पार्टी जो है उसका कोई स्टेटस नहीं हो सकता है। तो ये बड़ा ही ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंक्शन क्या है, पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन से फंक्शन करती है, ये है समझना बड़ा ज़रूरी चीज़ हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 7 फंक्शंस का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है या 7 फंक्शंस यहाँ लिखे गए हैं और बारी बारी से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। पहला जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का वो है इलेक्शन लड़ना, कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी का काम ही है, डेफिनेशन में भी हम लोगों ने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी का काम है इलेक्शन लड़ना, तो कंटेस्ट इलेक्शन। और इस इलेक्शन में सबसे पहला जो काम होता है वो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स होता है, जो चुनाव लड़ेंगे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की ओर से, जो कैंडिडेट्स होंगे उनका सिलेक्शन। तो इसमें बहुत मज़ेदार बात है कि हमारे देश में जो सिलेक्शंस होते हैं कैंडिडेट के, वो नेशनल लीडर्स करते हैं, हाई कमान करते हैं, नेशनल लीडर्स करते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में, खासकर यूएसए वगैरह में, ये जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, वो फॉलोअर्स उसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये अंतर है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स में हमारे देश में, भारत में, इंडिया में और दूसरे देशों में। अब हम बातें हैं पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के बारे में। पॉलिसी एंड प्रोग्राम को जनता तक ले जाने में भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। पार्टी जो है, जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है किसी पार्टी की, तो वो कुछ पॉलिसी बनाती है और उसको जनता में पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स होते हैं ले जाते हैं। जानते हैं किसी चीज़ का हम ओपिनियन लेना चाहे जनता से तो बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं, सारे व्यूज़ को कंसीडर करना ये गवर्नमेंट के बस में नहीं होता है। तो उसमें जो कॉमन चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट उसका फीडबैक लेती है और उस फीडबैक के आधार पे गवर्नमेंट अपना प्रोग्राम या पॉलिसी अपनी बनाती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी इसमें बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का। और हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ती है और जिसको मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिलती हैं हमारे देश में या कहीं भी किसी भी देश में जहाँ पर इलेक्शन हो रहा हो, तो पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट किया जाता है कि वो गवर्नमेंट अपना फॉर्म करें और उसके बाद गवर्नमेंट को अच्छे ढंग से चलाएं भी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट चलाने के लिए मिनिस्टर्स चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, अकेला कोई आदमी तो गवर्नमेंट चला नहीं सकता है। अब उसको चलाने के लिए ज़रूरी है कि ट्रेंड लोग हों, दक्ष लोग हों, स्किल्ड लोग हों। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, पहले अपने लीडर्स को ट्रेंड करती है, पहले उसको लोकल लेवल पे भेजती है, स्टेट लेवल पे लाती है, उसके बाद वो उसको गवर्नमेंट में लेती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और उसको मिनिस्टर्स के रूप में अपॉइंट करती है और गवर्नमेंट को रन करती है। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जनरली अपनी पार्टी की जो उसकी आइडियोलॉजी होती है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं,
जिससे पॉलिटिकल पार्टी रन करती है तो उसके आधार पे ही गवर्नमेंट चलाई जाती है। अब है कि सारी पार्टी तो चुनाव जीतती नहीं है, बहुत सारी पार्टीज हैं जो चुनाव हार भी जाती हैं, बहुत प्रयास करती हैं लेकिन चुनाव हार जाती है क्योंकि जनता की वो पसंद नहीं होती हैं, पहली पसंद नहीं होती है। तो उन पार्टीज़ का क्या होगा? तो वो पार्टी क्या करती है, ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है। और ये भी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रोल ऑफ ऑपोजिशन। डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर ऑपोजिशन कमज़ोर होगा तो गवर्नमेंट अच्छे ढंग से काम नहीं करेगी, लेकिन अगर अपोजिशन मजबूत होगा तो गवर्नमेंट भी बड़ी अलर्ट रहेगी और वो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बड़े अच्छे ढंग से पूरा करेगी। इससे देश को फ़ायदा होगा, इससे जनता को फ़ायदा होगा। ऑपोजिशन पार्टी क्या करती है कि वो जो खामियां होती हैं, जो कमी होती है, जो गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से नहीं निभा पाते हैं, जो उनमें कमी नज़र आती है, तो ऑपोजिशन पार्टी उसको रेज़ करती है, उस इशूज़ को रेज़ करती है और इसी को रेज़ करके वो जनता के बीच जाती है कि वो इस गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा गवर्नमेंट चला सकते हैं। और एक तरह से वो कोशिश करते हैं कि इस मुद्दों के आधार पे अगले बार वो इलेक्शन जीतें और एक तरह से दबाव भी बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट जो है वो अच्छे ढंग से फिर काम करती है, बहुत अलर्ट रहती है। उसका जो फिफ्थ फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का, वो है मेकिंग लॉज, कानून बनाना। हम लोग सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्गन है गवर्नमेंट का वो है लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, और उसमें सारे लोग बैठते हैं जो चुनाव जीत के आते हैं और पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाना उनका काम होता है। लॉ बनाने का अपना प्रोसेस है और पॉलिटिकल पार्टी लॉज बनाती है, जनता के फ़ायदे को देखते हुए लॉज बनाए जाते हैं, ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए लॉज बनाए जाते हैं। लॉज बनाने का अपना एक प्रोसेस है। कोई भी प्रपोज़ल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पेश हो सकता है, एक हाउस से वो पास होता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं, उसके बाद वो लॉ बन जाता है। इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सिक्स फंक्शन है वो शेप पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को शेप करना ये पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। पब्लिक के नज़रिए को चेंज कर देना, पब्लिक के ओपिनियन को चेंज कर देना, कुछ ऐसे इशूज़ उठाना जिसके आधार पे पब्लिक को लगे कि हाँ भाई ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये हमारे फ़ायदे के लिए काम करेगी, हमारा बहुत वेलफेयर करेगी, कल्याण करेगी, तो इस पार्टी को हमको चुनाव में जिताना चाहिए। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है, कई मुद्दे उठाती है और मुद्दों के आधार पे वो जनता के ओपिनियन को चेंज करके अपने फेवर में लाती है और इसके आधार पे उसकी गवर्नमेंट बनती भी है और चुनाव जीतते भी हैं। सेवेंथ फंक्शन जो पॉलिटिकल पार्टी का है वो एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। आप जानते हैं कि जनता जो है हर एक तरह की है, बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं और बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी हैं। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इलिटरेट हैं, तो वो गवर्नमेंट मशीनरी में जाने से डरते हैं। अगर उनका कोई काम पड़ता है तो वो कोशिश करते हैं कि वो काम किसी दूसरे से करा ले, किसी लीडर से करा ले, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से करा ले, खुद उनको ना जाना पड़े। उनको डर लगता है, एजिटेशन होता है, क्या होगा, कैसे काम होगा। तो ये काम जो है पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो जनता के काम को करते हैं। वो चूँकि गवर्नमेंट मशीनरीज, मान लो एसडी ऑफिस है, बीडीओ ऑफिस है, डीसी ऑफिस है ना, वहाँ जाके काम कराना, ये आम जनता को थोड़ा सा इसमें हेजिटेशन होता है। तो जो गवर्नमेंट मिशनरी पास जाके उनका काम कराने का काम भी ये पॉलिटिकल पार्टी के लोकल लीडर्स करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी इसमें काफ़ी मेहनत करती है मतलब वो जनता का काम करती है, उस पार्टी को लोग पसंद करते हैं
और वो अगले इलेक्शन में उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, वेलफेयर स्कीम्स। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम वेलफेयर स्कीम्स निकालती है जो समझ में नहीं आता जनता को, या जनता के पास पहुंच नहीं पाता है। जैसे बहुत सारी योजनाएं अभी तुमने देखा होगा कि हाल में आई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान योजना है ना, उज्ज्वला योजना है। क्या ये योजना, ये जनता को समझ में नहीं आता है। तब क्या करते हैं लोग, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में जाके जो पार्टी के लोग हैं, इनकी गवर्नमेंट चल रही होती है, उस पार्टी के लोग जाके जनता को समझाते हैं और ये बतलाते हैं कि कैसे उनको बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरह से जनता को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये 7 फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। और अभी तो हाल में लगातार बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लेना चाहिए स्टूडेंट्स को। अब सवाल उठता है कि बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेसेसिटी क्या है भाई पॉलिटिकल पार्टी की। हम लोगों ने देखा, अभी डिस्कस किया कि फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टी की, लेकिन ज़रूरत क्या है, नेसेसिटी क्या है। तो अब इसको समझना अगर हो कि नेसेसिटी क्या है पॉलिटिकल पार्टी की, तो कहते हैं कि ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट विल हैपन इफ़ द पॉलिटिकल पार्टी विल नॉट एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी। क्या होगा अगर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर ये हम समझ जाते हैं तो ये समझना आसान हो जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी क्या है। तो आप देखते हैं इसको बारी बारी से, क्या इसकी नेसेसिटी है और क्या होगा अगर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ना करे। तो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, देश में चुनाव हो रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो नेचुरली पहला क्या काम होगा, पहला रिजल्ट क्या होगा कि जितने भी कैंडिडेट चुने जाएंगे इलेक्शन में, वो सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे, निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, निर्दलीय कैंडिडेट होंगे। और जब ऐसे सारे लोग निर्दलीय चुन के आएंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुन कर आएंगे, तो हम सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट फॉर्म करना कितना मुश्किल हो जाएगा। बहुत डिफ़िकल्ट होगा गवर्नमेंट फॉर्म करना, क्योंकि कोई भी अपने आप को कम नहीं समझेगा, कोई भी अपने आप को प्रधानमंत्री के पोस्ट से कम नहीं समझेगा, कोई भी मिनिस्टर नहीं बनना चाहेगा, कोई डिप्टी मिनिस्टर नहीं बनना चाहेगा। सारे लोग चाहेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। ऐसे में बहुत मुश्किल होगी, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाएगी। ये मान लेते गवर्नमेंट किसी तरह से फॉर्म हो जाती है, अगर उसकी यूटिलिटी कुछ नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहे, कोई पॉलिसी बदलना चाहे, कोई नई पॉलिसी लाना चाहे, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसको वो कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। जो एक पॉलिटिकल पार्टी की जो गवर्नमेंट बनती है, तब उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जितना कोऑपरेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और गवर्नमेंट को, वो कोऑपरेशन जो है वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो इससे चलते क्या होगा कि कोई पॉलिसी चेंज, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई पॉलिसी चेंज करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगी, तो जनता को बेनिफिट भी नहीं होगा। अच्छा, अब क्या होगा कि सारे कैंडिडेट तो जीत कर आए हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो चाहेंगे कि अगले बार भी वो इलेक्शन जीतें। तो वो क्या करेंगे कि वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो ख्याल रखेंगे, है ना, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ख्याल रखेंगे, लेकिन देश का ख्याल कोई नहीं रखेगा। कंट्री के प्रति किसी का कोई दायित्व नहीं होगा, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो कंट्री का तो भला नहीं होगा, है ना। कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएगा जनता से कि वो ये पॉलिसी चेंज करा देगा, ये काम करा देगा। तो यहाँ जब हम देखते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तब क्या होगा, तब हमें पता चलता है कि कितनी ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में, और तब हम समझ पाते हैं कि नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, और हम लोग देख भी सकते हैं। जैसे हम लोकल गवर्नमेंट का चुनाव होता है, हमारे यहाँ पंचायती राज का चुनाव होता है,
उसमें हम देख सकते हैं कि एक मुखिया हो या पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, उसकी कमिटीज़ को बनाने में कितनी परेशानी होती है, बहुत मुश्किल पेश आती है और बहुत मुश्किल से वो कमेटी बन पाती है। तो यही होगा अगर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ना करें डेमोक्रेसी में, तो बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे हम लोगों ने कुछ परेशानियों को हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसको हमें अपने आंसर में लिखना है। तो इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में जो हमको डिस्कस करना है, उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है कि भाई कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए हमारे देश में या डेमोक्रेसी में, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बर्निंग क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं कितनी पार्टी होनी चाहिए, इसका क्या होगा, क्या आंसर होगा इसका। अब देखो 3 सिस्टम हो सकता है पूरे वर्ल्ड में। 1 पार्टी सिस्टम हो सकती है, 2 पार्टी सिस्टम हो सकता है, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये 3 ही सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है। अब ऐसे 1 पार्टी सिस्टम, इसमें जनता के पास कोई चॉइस नहीं है, तो चॉइस नहीं है तो इसको जो डेमोक्रेट्स होंगे वो कहीं पसंद नहीं करेंगे। जनता के पास कोई चॉइस ही नहीं है, एक ही पार्टी है, उसके डिफरेंट कैंडिडेट है, उसी में से आपको चुनना है, कोई चॉइस नहीं है। जैसे चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है, तो इसे पसंद नहीं किया जा सकता। 2 पार्टी सिस्टम बेटर देन 1 पार्टी सिस्टम, क्योंकि जनता के पास क्या है, 2 चॉइस है। जैसे यूएस और यूके में 2 पार्टी सिस्टम है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ 2 पार्टी सिस्टम है। लेकिन वहाँ क्या है, यहाँ भी एक परेशानी है कि चॉइस कितना है, 2 ही है, यस या नो, ये पार्टी नहीं तो वो पार्टी, और कोई चॉइस नहीं है। उसके बाद तीसरा सिस्टम आता है मल्टी पार्टी सिस्टम का, जो हमारे देश भारत में है, इंडिया में है। इसे बहुत सारी पार्टियां हैं, जनता के पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, तो डेमोक्रेसी के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि जनता के पास बहुत सारे चॉइस हैं, है ना, और डेमोक्रेसी के लिए बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कहते हैं कि जो क्वेश्चन करना ही गलत है, ऐसा कोई स्केल नहीं है जो डिसाइड कर सके कि किसी देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली होना चाहिए। तो जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन ही गलत है कि कितनी पार्टी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, और जो फैक्टर्स हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कितनी होगी, ये किसी 1-2 दिन में डिसाइड करने का काम नहीं है, बल्कि इट इवॉल्व्स ओवर ए लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय के बाद ये तय होता है कि एक देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टी होगी। दूसरा है नेचर ऑफ सोसाइटी क्या होगी, कैसी सोसाइटी, जैसी सोसाइटी होगी वैसे पॉलिटिकल पार्टी होगी। फिर देखेंगे देश का सोशल और रिलीजियस डिवीज़न कैसा है, क्या सोसाइटी में डिवीज़न है, जैसे हमारे देश में कास्ट के आधार पर डिवीज़न है, रिलीजन के आधार पर डिवीज़न है, तो उसमें उसी हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स देखेंगे कि किसी देश का क्या है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स का हिस्ट्री क्या है, और सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या है। ये जो फैक्टर्स है, 5 फैक्टर्स इसमें दिए हुए हैं, वो डिसाइड करते हैं कि एक देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पार्टी जो है, कितनी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, लेकिन उनकी कैटेगरी क्या होगी, तो हम देखते हैं कि हमारे देश में 2 तरह की पार्टीज हैं, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी है। अब नेशनल पार्टी किसको कहेंगे, स्टेट पार्टी किसको कहेंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ डेफिनेशंस दिए हैं, उसके आधार पे हम लोग ये तय करेंगे कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी स्टेट पार्टी है। जैसे नेशनल पार्टी होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। किसी भी पार्टी को जो नेशनल पार्टी का दर्जा पाना चाहती है, उसके लिए 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें उस पार्टी को टोटल वोट का कम से कम 6% मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 6% ऑफ टोटल वोट्स इन असेंबली इलेक्शन, 4 स्टेट में भी उसको 6% वोट मिलते हैं तो वो भी मान लिया जाता है। और उसके बाद उसके 4 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम से कम जीतने चाहिए, तो ऐसी जो पार्टी बनेगी वो नेशनल पार्टी कहलाएगी। स्टेट पार्टी किसी एक ही स्टेट में चुनाव लड़ती है और उस स्टेट में जो टोटल वोट्स होते हैं उसका 6% उसको मिलना चाहिए,
और कम से कम उसके 2 एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जीतना चाहिए। ऐसा होता है तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी या क्षेत्रीय दल इस रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी की या रीजनल पार्टी की। इसको हमको बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहिए, है ना। अभी हमने क्या देखा है कि लास्ट 3 डिकेड्स में स्टेट पार्टी की संख्या बहुत हमारे देश में बढ़ गई है। इसका कारण ये था कि ये बहुत मुश्किल था नेशनल पार्टीज़ के लिए कि शुरू में जब देश आज़ाद हुआ कि वो हर एक लोगों तक, हर एक कम्युनिटी तक पहुंच पाए और उसके एस्पिरेशन को, उसकी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इसलिए हमारे देश में स्टेट पार्टी की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। और ऐसा टाइम भी आया 1990s में खासकर कि ये बहुत मुश्किल हो गया कि कोई नेशनल पार्टी अपने अकेले दम पे सरकार बना पाए। ये बड़ा मुश्किल हो गया लोकसभा में। इसलिए बहुत सारे अलायंसेस बने, बहुत सारे फ्रंट्स बने, बहुत सारी पार्टी ने प्री इलेक्शन टाइम में अपने अलायंसेस बनाए। उसमें एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हेडेड बाय बीजेपी, फिर यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस हेडेड बाय कांग्रेस, और लेफ्ट फ्रंट, ऐसे 3 अलायंसेस बने। अभी जो यूपीए है वो INDIA के रूप में कन्वर्ट हो गया है, हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन वो चूँकि सिलेबस में शामिल नहीं है इसलिए उसको हम लोग एग्ज़ाम्स के लिए वो उतना ज़रूरी फ़िलहाल नहीं है। और जब वो सिलेबस में शामिल हो जाएगा तब उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये है स्टेट पार्टी और उसका इम्पोर्टेंस। और इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही चर्चा करेंगे। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने इसमें लिया है, इस वीडियो में लिया है। उम्मीद है ये तुम्हें पसंद आएगा। इसके बाद फिर हम लोग अगले 2 वीडियोस में मिलेंगे जहां हम लोग नेशनल पार्टीज़ और उसके आइडियोलॉजी, उसके सिम्बॉल्स, इनकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद चैलेंजेस और पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा हम लोग करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।